हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी श्रृंखला में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्लास 6 है उसका हम लोगों ने चला रखा है उज्जवल बैच, और उज्जवल बैच के अंदर मैंने आपको सिविक्स के सेकेंड और थर्ड चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। पर आज हम करने जा रहे हैं हमारी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर थोड़ा बड़ा रहने वाला है। पर इस चैप्टर को हम बोरियत की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, एकदम मज़े से पढ़ेंगे कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ जाए। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग जो भी पढ़ें आज की क्लास में, आप सभी को पूरा समझ में आएगा। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। जैसे कि आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है, सौर मंडल में पृथ्वी है। तो हमारा जो अध्याय 1 है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ कि सौर मंडल, सोलर सिस्टम जानते होंगे आप कि 8 प्लैनेट घूमते रहते हैं, 9 प्लैनेट घूमते रहते हैं, बीच में सन रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो तीसरा जो ग्रह है वो पृथ्वी है। तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी क्या स्थिति है, पूर्णिमा वगैरह सब आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पूर्णिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। पूर्णिमा, अब सोचेंगे कुछ लोग कि पूर्णिमा क्या होता है। तो पूर्णिमा मैं आपको बता दूं, पूर्ण चांद मतलब जब पूरा चांद लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। आपने देखा होगा छत पे जाकर कि चांद रहता है, कभी आधा रहता है, कभी आधे का भी आधा रहता है, और वह सिर्फ महीने में एक बार पूरा दिखाई देता है। और जब वह महीने में एक बार पूरा दिखाई देता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को कि जब पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। सिंपल सी, ज़्यादा बोझ डालने का दिमाग पे ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हमें पूरा चांद आकाश में दिखाई दे, जो कि सिर्फ 1 महीने में एक बार दिखाई देगा, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मेरी आशा है कि आप सभी इसे याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में आ सकता है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही मज़ा है, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है। तो ऐसे ही मज़े से साथ पढ़ते रहिए। तो देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है। और अगर आपको ये वाली जो नोट्स है पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगी, आपको लिंक शेयर करके, ठीक है। तो अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप वैसे नहीं किया है। अमावस्या के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने अभी तक पूर्णिमा के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ लेते हैं हमारी अमावस्या क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या कहलाती है। अब कैसे? 15 दिन के बाद, अब देखो 15 दिन के बाद जो पूरा होगा ना, सूरज पहले आधा दिखेगा, फिर आधा ढकेगा। जैसे कि मैं कह रही थी ना कि आपको आधा चंद्रमा दिखेगा, फिर उससे भी आधा। तो जो 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है, जिसे अमावस्या कहते हैं। जिस दिन पूरा अंधेरा चंद्रमा दिखाई ही नहीं देते, उसे अमावस्या कहते हैं। किस किस को मेरी ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। तो ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स को याद करते जाएंगे। सारे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, हमारे सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो इन्हीं सब मज़ेदार टॉपिक को आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा अगला टॉपिक कौन सा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि खगोलीय पिंड है, तो खगोलीय पिंड क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं
जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वह खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब आप आसमान में कोई चमकती वस्तु को देखेंगे, आप कहेंगे तारा है, नहीं, ठीक है। यह सूर्य, चंद्रमा और बहुत सारे आप उल्का पिंडों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को याद होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक खगोलीय पिंड के बारे में ही है, क्योंकि अभी खगोलीय पिंड वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो और भी पढ़ लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ठीक है। जैसे उल्का पिंड के बारे में बताया वैसे ही कुछ है, ठीक है। यह गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और अथवा प्रकाश होता है। अब खगोलीय पिंड जो रात के समय चमकते हैं वैसे भी खगोलीय पिंड होते हैं, पर कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बच्चों वह बड़े आकार के अथवा गर्म होते हैं और यह गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है और खुद का प्रकाश होता है। तो ये याद कर लीजिएगा कि खगोलीय पिंड कुछ बड़े आकार के होते हैं जो गर्म होते हैं और उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। उनके किसी भी ऊष्मा और प्रकाश, किसी दूसरे की ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसे वह बहुत सारी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब जो आप लोग तारा कहते हैं कि आसमान के अंदर तारा है, वह असलियत में खगोलीय पिंड है और खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, क्योंकि उसमें देखा होगा जो आप तारा कहते हैं उसमें से वाइट कलर की थोड़ी चमक दिखती है, ठीक है। तो उसका ऊष्मा और उसका प्रकाश उसका खुद का होता है, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। अब अगर आपके सामने कोई तारा कहे ना, आप कहना नहीं ये खगोलीय पिंड है, पर खगोलीय पिंड को ही तारा कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सूर्य भी एक तारा है। आपसे पूछ सकते हैं कि सूर्य क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, तो सूर्य एक तारा है। और यह है CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, दिल्ली बोर्ड के, ठीक है, किसी भी बोर्ड के हों उन सभी के लिए है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा अगला पेज कौन सा है। 1 सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ी, पर कोई बात नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं नक्षत्र मंडल, कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इधर सोलर सिस्टम है, ठीक है, मरकरी, अर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में। तो नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विधिवत आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो खगोलीय पिंड, जो तारे हैं, वह आसमान में रात के समय कुछ आकृति सी बनाते हैं। अब वह जो आकृति बनाते हैं नक्षत्र मंडल, मतलब तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो वो तारे मिलकर साथ में जो आकृति बनाते हैं ना, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसे असर, मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक अब देखो हमें दो नक्षत्र मंडल हैं उनके नाम बताए हैं, अर्स मेजर, ठीक है, और बिग बेयर, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा, अर्स मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। दो नाम है, दोनों नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा। बियर एक सप्त ऋषि, यह 7 तारों का बना होता है। अब जो बिग बियर है ना, देख लीजिएगा, यह सप्त ऋषि, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल का अर्स मेजर का भाग है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है, पर आगे वाले पेज में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्रुव तारा, अब ये जो ध्रुव तारा है ना, ये भी इससे थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि नक्षत्र मंडल से ध्रुव तारा जो है थोड़ा रिलेटेड है। तो इसको भी देख लेते हैं कि हमारा क्या है, क्योंकि आज की जो क्लास है ना बहुत ही अच्छी रहने वाली है और आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी समझ में भी आएगी। ध्रुव तारा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब रात्रि में पहले के टाइम में क्या होता था, घड़ी तो होती नहीं थी, तो
पहले के टाइम में लोग कैसे पता करते थे कि दिशा का निर्धारण तारों से, अब समय का नहीं, सॉरी, दिशा कि ये उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, ठीक है। तो लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो होता था उत्तर दिशा को बताता था और इसे ध्रुव तारा कहा जाता था। अब जो उत्तरी तारा था, ठीक है, उत्तरी तारा उसे उत्तर दिशा की तरफ बता देंगे, ठीक है, और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। जो बता रही रिकॉल करते जाना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, जो इम्पोर्टेंट लगे उन्हें नोट भी करते रहना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह कौन सा है। अब हम ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपको ये फोटो में दिख रहा होगा कि कुछ ग्रहों के हैं, इधर हमने दे रखा है नाम। तो ग्रह, कुछ खगोलीय पिंडों, खगोलीय पिंड मैंने आपको बताया खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ऐसी लैंग्वेज में आएगा आपको, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, कुछ में होती है पर कुछ में नहीं होती है। वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब देखो, जो खगोलीय पिंड जो जिनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है, मतलब, ठीक है, और जो बाकी के विस्तार से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। अब कैसे? तारा जो हमारा सूर्य है वह भी एक तारा है, ठीक है, उसके पास भी अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा है, और जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है, ये प्रकाश ये सूर्य के प्रकाश से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। तो सूर्य की बात यहाँ पे मेन तौर पे की जा रही है। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। अब ग्रह पे मैंने जैसे कि आपको बताया, पृथ्वी एक ग्रह है, इसको रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से, और सूर्य एक तारा है। तो वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वह सूर्य एक तारा है, अपनी जो सूर्य से है प्रकाश प्राप्त करते हैं, और ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और पढ़ लेते हैं, जो कि मैं आपको सिर्फ ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ, जो कि आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। आपकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उन्हीं सबको आपके सामने बताऊँगी, ठीक है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध का अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्र कहते हैं। अब जितने भी खगोल पिंड हैं या फिर उनकी गति के संबंध में जितना भी लोग पढ़ते हैं या फिर उसका अध्ययन करते हैं, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। जो पिंडों के बारे में पता करते हैं, उनकी गति के बारे में पता करते हैं, अध्ययन करते हैं उन सब चीज़ों के में, तो उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। अब इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आप में से कई लोगों को आलिया भट्ट याद होगा, नहीं, ये आर्यभट्ट हैं, और ये प्राचीन भारत मतलब पुराने समय में भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में से प्लेनेटाई शब्द में बना है। अब जो ये प्लैनेट है, ठीक है, ये अंग्रेजी शब्द है, पर इसे ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब जो प्लैनेट है ये अंग्रेजी शब्द है जो कि ग्रीक शब्द से बना है, जिसका मतलब है प्लेनेटाई, और ये प्लेनेटाई है, इसका अर्थ है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जैसे पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी धुरी पे भी चारों ओर घूमती। फिफ्थ में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पर नहीं पढ़ रखा फिर भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो जो कि आ चुका है पृथ्वी। अब पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी जहाँ हमारी सारी चीज़ों की ज़रूरतें जो हैं हमारी पूरी होती हैं, तो हम अपने प्यारे से अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। एक ग्रह है जिसे कहाँ से जिसे कहाँ से प्रकाश प्रदान होता है? सूर्य से।
ये सभी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट बांध के रखिएगा, ठीक है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एक ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। जो सॉरी वन सेकेंड, हाँ, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, कौन है? सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। और आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। मैं आपको मेन चीज़ें याद करवा दे रही हूँ और बेसिक भी मैं आपका पूरा क्लियर कर दूंगी कि आपका किसी भी चैप्टर से या फिर किसी भी एसएसटी की बुक से जो भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए हम हैं, और आपके पूरे अच्छे नंबरों की व्यवस्था इस चैनल से होकर जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वह उपग्रह आ गया है। तो अब कुछ उपग्रह के बारे में बात कर लेते हैं कि उपग्रह क्या होता है। ग्रह पढ़ा, खगोलीय पिंड पढ़े, तारा पढ़ा, अब ये उपग्रह क्या होता है, ठीक है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब तुमसे पूछा जाए चंद्रमा क्या तारा है, क्या ग्रह है? नहीं, चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा मेन टॉपिक मैं इम्पोर्टेंट लिखती जा रही हूँ, ठीक है। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है मैं इम्पोर्टेंट लिखती जा रही हूँ, ठीक है। हमारी पृथ्वी का सहचर, जो कि जिसे हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर है, ठीक है। चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। क्या था? चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन? चंद्रमा। अब देख लेते हैं सौर मंडल। चैप्टर खत्म होगा जल्दी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सौर मंडल के बारे में पढ़ने का, अब सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सौर मंडल, सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह। उपग्रह क्या? चंद्रमा, सूर्य जो कि तारा, और टोटल 8 ग्रह। नावा था बेचारा, खो गया, अभी तक मिला नहीं। तो टोटल कितने ग्रह हैं? अभी तक 8 ग्रह हैं, याद कर लेना। वैसे 9 थी, ठीक है, इसीलिए मैंने आगे 9 कहा था, ठीक है। तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। समझा देती हूँ, उंगलियों पे गिनते रहना। पहला सूर्य, फिर 8 ग्रह, फिर एक उपग्रह जो कि चंद्रमा है, और कुछ खगोलीय पिंड, ठीक है, ध्रुव तारा जैसे कि, और क्षुद्र ग्रह के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उल्का पिंड। इन सभी को मिलकर हमारा सौर मंडल का निर्माण होता है, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। अब वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि ये चीज़ जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, जो करवा रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, ठीक है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा से लिया गया और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी, पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री। अब जो ज्योग्राफी के अंदर जो पृथ्वी का विवरण को जियोलॉजी कहेंगे, ठीक है, और पृथ्वी के अध्ययन को जियोमेट्री कहेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं पृथ्वी का मापन पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। जो ऑक्डाई पृथ्वी के आकार के अनुरूप है, ठीक है। तो बेसिक आप लोगों को पता चल गया, यही बहुत है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम सूर्य के बारे में, जो कि एक तारा है। तो याद करके आराम से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा सूर्य के बारे में। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है सौर परिवार का मुखिया। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र मतलब बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। भाई अत्यधिक नहीं बनेगा तो बाकी ग्रहों को ऊर्जा कहाँ से देगा, प्रकाश कहाँ से देगा? इम्पोर्टेंट तो है ना, ठीक है। इसका खिंचाव बल इसके
सौर मंडल को बांधे रखता है। जो इसका सूर्य का जितनी ग्रेविटी होती है ना, ये पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि जो सूर्य है उसी से पूरे सौर मंडल में प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी के कितने किलोमीटर दूर है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और जा सकता है और जाएगा भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यही सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वह पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। 8 ग्रह पढ़ लिए। अब इन 8 ग्रहों को विस्तार से पढ़ेंगे। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते इन्हें कक्ष कहते हैं। अब कैसा, आपने अपने सोलर सिस्टम में देखा होगा कि बीच में सूर्य रहता है और आजू बाजू जितने भी ग्रह रहते हैं वो घूमते रहते हैं, और जो ग्रहों के घूमने के लिए जो लेयर सी परत सी बनी रहती है ना, जो उनके आजू बाजू ग्रह ऐसे घूमते रहते हैं, तो वह उन्हें कक्ष कहते हैं कि इस कक्ष में यह ग्रह, तीसरे कक्ष में पृथ्वी है। ठीक है, और प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। ठीक है, जो प्लूटो जो 9वां ग्रह हमारा जो दूर हो गया, वह क्यों दूर हुआ ये भी पढ़ लेते हैं। यह ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, ठीक है, कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंडों तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहा, मतलब ऐसी कुछ कहानी थी उसकी कि उसे बौना ग्रह कह दिया गया था अगस्त 2006 में। तो इस वजह से उसे हम अपना सौर परिवार का, सौर मंडल का हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, उसे ग्रह नहीं मानते। तो चलिए अब देख लेते हैं भू आभाग क्या है। भू आभाग तो बहुत ही बड़ा चैप्टर हो रहा है, पर कोई बात नहीं, करेंगे। ठीक है, भू आभाग ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-भाग कहा जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 हिस्से में पानी है। ठीक है, पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब जो आप अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी को, तो ये नीले रंग की दिखाई देगी। क्यों नीले रंग की दिखाई देती है? क्योंकि इसके 2/3 हिस्से में सिर्फ पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी